तो हम लोग नेक्रोसिस देख रहे हैं। तो नेक्रोसिस में होता क्या है, मेनली तो सेल डेथ ही हो रहा है। तो सेल डेथ का भी अलग अलग तरीका का मैकेनिज़्म है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो सेल डेथ मेनली किस कॉज से होता है? सेल डेथ मेनली होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉजेज सेल डेथ। एक होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी तो रिवर्स हो सकता है, पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी कभी रिवर्स होगा नहीं, इसलिए वो कॉज हो जाएगा सेल डेथ का। तो सेवरल मैकेनिज्म होता है सेल डेथ का। तो उनमें नेक्रोसिस होता है, एपोप्टोसिस होता है, नेक्रोप्टोसिस होता है जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस साथ में होता है। फिर पायरोप्टोसिस आगे देखेंगे, फेरोप्टोसिस और ऑटोफैगी। ये सारे मैकेनिज्म हुआ जिसके कारण सेल डेथ हो सकता है। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का क्या क्या टॉपिक कवर होगा? तो डिफिनीशन, मैकेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस एंड टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। तो आगे करते हैं फिर नेक्रोसिस का डिफिनीशन। तो नेक्रोसिस में डिफिनीशन में क्या होगा? नेक्रोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ हो ही रहा है, इन विच सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फॉल अपार्ट हो जाता है। मान लिया यहाँ कोई सेल का मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन एक तरीका से ऐसा समझ सकते हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं पे टूट रहा है। फॉल अपार्ट बोलने का मतलब इसके बीच में छेद हो जाना या वैसा ही। तो सेलुलर मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट एंड, तो अंदर का जो सेलुलर एंजाइम होगा वो क्या होगा? यहाँ जब अगर फॉल अपार्ट हो रहा है, कहीं कहीं से टूट रहा है, तो फिर अंदर का तो एंजाइम भी होगा, तो वो बाहर लीक होने लगेगा। तो सेलुलर मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट एंड सेलुलर एंजाइम्स लीक आउट। और जो सेलुलर एंजाइम लीक आउट हुआ उसी के कारण क्या होने लगा? डाइजेस्ट करने लगा सेल को। तो नेक्रोसिस का डिफिनीशन में, नेक्रोसिस a form of cell death in which cellular membranes fall apart and cellular enzymes leak out and ultimately digest the cell. Okay. फिर आ जाता है in necrosis the cause of cell death is always by pathological cause. तो जो नेक्रोसिस होता है उसमें सेल डेथ ना ऑलवेज कोई डिजीज़ होगा तभी जाके नेक्रोसिस में तभी जाकर नेक्रोसिस होता है। जब तक कोई पैथोलॉजिकल कोज नहीं हुआ, जब तक उसको कोई पैथोलॉजी नहीं आया, यानी कि कोई डिजीज़ नहीं हुआ, तब तक नेक्रोसिस नहीं हो सकता है। जब उसको पैथोलॉजी आएगा, कोई डिजीज़ आएगा, तभी जाके उसको नेक्रोसिस हो सकता है, ऐसे उसको नेक्रोसिस नहीं होगा। कॉज ऑफ सेल डेथ ऑलवेज पैथोलॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना है। फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में होता है, पैथोलॉजिकल होता है नेक्रोसिस में। और नेक्रोसिस में मेनली हो क्या रहा है? नेक्रोसिस में वह लीड्स टू डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, डैमेज होने के कारण कंटेंट लीक आउट हो गया। लीक आउट हुआ तो वो क्या किया? एलिसिट, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एलिसिट किया। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एलिसिट करता है तो वो इसलिए करवाता है क्योंकि जब कहीं का सेल डेथ हुआ तो वहाँ का कोई कोई कंटेंट भी तो बाहर आया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर एक्यूमुलेट हो रहा होगा, तो उसी को हटाने के लिए इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एलिसिट होता है जो वहाँ के डेब्रिस को क्लीन करता है। इसी को बोला जाता है और नेक्रोसिस को बोला जाता है क्या? एक्सीडेंटल सेल डेथ। रिसेंटली बोला जाता था एक्सीडेंटल सेल डेथ ही। तो अगला मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस। मैकेनिज्म क्या था नेक्रोसिस का? तो द बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस वेरी विद डिफरेंट इंजीरियस स्टिमुलाई। तो आगे देखते हैं। दिस मैकेनिज्म इंक्लूड, पहला मैकेनिज्म क्या होगा जिसके कारण नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब नेक्रोसिस में क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है कि फेलियर ऑफ एनर्जी जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फेलियर कब होगा एनर्जी जनरेशन का? जब एनर्जी जनरेशन किससे एसोसिएटेड होता है? मेनली तो माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ होगा तभी जाके कुछ हुआ होगा। और फिर एटीपी का भी जनरेशन कहाँ होता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े थे ना, तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाला आता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, फिर मिड स्पेस में ईटीएस सिस्टम जो होता है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वाला। तो वो सब में फेलियर ऑफ एनर्जी जनरेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ और क्या हुआ? रिड्यूस्ड O2 सप्लाई हुआ, तभी जाकर एनर्जी जनरेशन में फेलियर हुआ। और दूसरा क्या हो सकता है?
डैमेज टू सेलुलर मेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग प्लाज्मा एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ये तो दिखा ही नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज हो रहा है और एक्स्ट्रा में लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी, तो जिसके कारण क्या हो, रिजल्ट्स इन लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स। थर्ड में आ जाता है इरिवर्सिबल डैमेज टू सेलुलर लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो नेक्रोसिस में तो ये तो ध्यान ही है कि इरिवर्सिबल टाइप का सेल इंजरी है, तो इरिवर्सिबल डैमेज कहाँ कहाँ कर रहा है, तो सेल के लिपिड को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड को। तो ये सब जो डैमेज है वो मेनली किसके कारण हो रहा है, तो कॉज्ड बाय ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड अदर फैक्टर भी। और क्या हो रहा है इसमें, मैकेनिज्म में इंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है सेल का, वो अभी पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन जब फॉल अपार्ट होगा तो सेलुलर एंजाइम बाहर लीक होगा जिसके कारण डाइजेस्ट कर लेता है सेल को। फाइनली मॉर्फोलॉजी, इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन द, नेक्रोसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हमको देखने को मिलेगा वो मेनली किस में देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियाई ऑफ द इंजर्ड सेल। तो नेक्रोसिस तो हम लोग इंजर्ड सेल में ही ना देख रहे हैं, इसमें तो देख रहे हैं नॉर्मल सेल में तो हमको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इंजर्ड सेल में, इंजर्ड सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई में जो जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज आएगा उसी में मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक चेंज क्या आ रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक चेंज में आएगा नेक्रोटिक सेल्स शोज इंक्रीज्ड इस्नोफिलिया, नेक्रोटिक सेल शो इंक्रीज्ड इस्नोफिलिया। तो जो नेक्रोटिक सेल्स हैं उनमें जो इस्नोफिलिया का काउंट होता है ना, RBC का काउंट वो बढ़ जाता है, इसलिए इंक्रीज्ड इस्नोफिलिया दिखाने लगता है। इंक्रीज इस्नोफिलिया में ही आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको बोला जाता है डेंसली इस्नोफिलिक एपियरेंस होता है। वो किस कारण से होता है, तो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक RNA, साइटोप्लाज्मिक RNA के लॉस्ट होने के कारण मेरा डेंसली इस्नोफिलिक एपियरेंस शो होने लग जाता है। ओके, अब देखते हैं आगे। फिर कंपेयर्ड विद वायबल सेल, द सेल में हैव अ, तो सेल का एपियरेंस कैसा होने लगता है, ग्लासी होमोजीनस एपियरेंस। और ये ग्लासी जो एपियरेंस होता है वो मोस्टली किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लाइटर स्टेनिंग ग्लाइकोजन पार्टिकल, या मेनली बस ग्लासी एपियरेंस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल भी बस कह सकते हैं, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल भी कॉज ग्लासी एपियरेंस जो हुआ ग्लाइकोजन पार्टिकल के लॉस होने के कारण ग्लासी एपियरेंस दिख रहा है हमको। और साइटोप्लाज्मिक फीचर में क्या हमको मिल जाएगा, साइटोप्लाज्मिक फीचर में फिर हमको मिलेगा माइलिन फिगर, सेल के अंदर माइलिन फिगर भी होता है, माइलिन सेल जो होता है, तो माइलिन फिगर इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखने लगता है। और क्या होता है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म बिकम्स वैक्यूलेटेड एंड एपियर्स कैसा, मोथ ईटन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। और क्या है, फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाते हैं नेक्रोटिक सेल का, मतलब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये दिखता है कि डिसकंटिन्यूटी दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और मार्क्ड डायलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें मार्क्ड डायलेशन भी दिखता है, मतलब डायलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया जो नॉर्मल सेल के मुकाबले ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाता है। इसको कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बोलते हैं कि लार्ज एमोर्फस इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी दिखने लगता है, ये PG के लिए भी ज़रूरी है, लार्ज एमोर्फस इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक का। और क्या होता है, फिर डिसरप्शन ऑफ लाइसोसोम्स होता है, फिर डिसरप्शन ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर चेंजेस में। तो न्यूक्लियर चेंजेस मेनली किसके थ्रू होगा, किसके कारण हो रहा होगा, तो न्यूक्लियर चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ DNA एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर चेंजेस जो भी हो रहा है वो मेरा किसके कारण हो रहा है, न्यूक्लियर चेंजेस मेनली हो रहा है ब्रेक डाउन किसका किसका हो रहा है, DNA और क्रोमेटिन का। तो मेनली जेनेटिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूक्लियस में मेनली जेनेटिक मटेरियल ही होता है, तो DNA और क्रोमेटिन का ब्रेक डाउन हो रहा है जिसके कारण न्यूक्लियर चेंजेस हमको दिख रहा है। तो न्यूक्लियर चेंज में मेनली हमको 3 चीज़ पे हमको ध्यान देना है। पहला हो रहा है पिक्नोसिस। तो पिक्नोसिस किसको बोलते हैं, पिक्नोसिस में होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई ना श्रिंक करने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है, तो कैरेक्टराइज बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज। और क्या हो जाता है, बेसोफिलिया, जो बेसोफिल जो होता है वो ना बढ़ जाता है, इंक्रीज बेसोफिलिया, इसलिए बोला जा रहा है कि पिक्नोसिस इज कैरेक्टराइज बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड इंक्रीज्ड बेसोफिलिया। ओके,
तो न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड इंक्रीज बेसोफिलिया। और जो डीएनए हो रहा था, डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए यहाँ कंडेंस हो जाएगा इनटू डार्क श्रंकेन मास। डीएनए कंडेंस हो जाता है किस किस फॉर्म में दिखने लग जाता है, तो डार्क श्रंकेन मास के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया। फिर पिक्नोटिक न्यूक्लियस जो हो रहा है, यहाँ जो मेरा पिक्नोटिक न्यूक्लियस था ये पिक्नोसिस हुआ। तो जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस था वो अंडर को चला जाता है फ्रेगमेंटेशन में। तो इसी को बोलते हैं कि जब पिक्नोटिक न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो गया तो उसको क्या बोला गया, कैरियर एक्सिस। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, न्यूक्लियर चेंजेस में पिक्नोसिस हुआ, पिक्नोसिस के बाद कैरियर एक्सिस हो गया। तो वो अल्टीमेटली क्या काउज करवा देता है, वो अल्टीमेटली काउज करवा देता है न्यूक्लियस का लाइसिस। तो न्यूक्लियस अंडरगो लाइसिस, तो कैरियोलाइसिस टर्म बोलते हैं, कैरियोन लाइसिस। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, लाइसिस मतलब वही डिसॉल्व हो जाना, टूट जाना। तो कैरियोलाइसिस हुआ एक, फिर कैरियर एक्सिस हुआ, और क्या हुआ, पिक्नोसिस। तो सीरीज में बोला जाए तो पिक्नोसिस होता है, कैरियर एक्सिस होता है, और कैरियोलाइसिस अल्टीमेटली हो जाता है न्यूक्लियर चेंजेस में। तो इतना सारा मॉर्फोलॉजी में है फर्स्ट यहाँ से। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस लिख लेना है। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में ये सारा बात, और फिर न्यूक्लियर चेंजेस में यहाँ से यहाँ तक। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस इम्पोर्टेंट है बहुत। तो टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में 6 टाइप का पढ़ रहे हैं, रॉबिन्स में भी 6 टाइप का ही दिया है। तो मेनली हम रॉबिन से ही लिए हैं और कुछ ना कुछ पॉइंट मेरे से है। तो पहला देख रहे हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, देखते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस देख लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में याद रखना कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, गैंग्रेनस नेक्रोसिस, 4th में कैसियस नेक्रोसिस, 5 में फैट नेक्रोसिस, 6 में फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो हर नेक्रोसिस का अलग अलग फीचर होगा, तो कैसे कैसे क्या होगा वो पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट आ जाते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस पे। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस होता है। अगर ये एमसीक्यू में आ रहा है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस क्या है, तो उसमें आंख बंद करके लगा देना है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। ओके, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हो क्या रहा है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हो रहा है कि अंडरलाइंग टिश्यू जो होता है, अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड होता है फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज आफ्टर डेथ ऑफ सेल्स इन टिश्यू। तो इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। जो नेक्रोटिक सेल होता है उसमें जो टिश्यू का अंदर का जो आर्किटेक्चर हुआ, टिश्यू में कुछ भी हो गया तो अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व होता है, मतलब वो सेल के आउटलाइन को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, टिश्यू आर्किटेक्चर उसका प्रिजर्व रहता है कुछ दिन तक, फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज आफ्टर डेथ ऑफ टिश्यू। तो रॉबिन्स में 1 to 2 डेज ऐसे समथिंग दिया हुआ है, वो डाटा एग्जैक्ट नहीं लिखे इस कारण से। अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व होता है सेवरल डेज के लिए आफ्टर डेथ ऑफ सेल्स इन टिश्यूज़। तो उसके बाद क्या, तो इसी में बोला गया कि सेल आउटलाइन इसका क्या हुआ, प्रिजर्व हुआ। फिर कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फार्क्ट। ये लाइन ध्यान रखना है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फार्क्ट। तो इन्फार्क्ट क्या होता है, तो इन्फार्क्ट होता है एरियाज ऑफ नेक्रोसिस कॉज्ड बाय इस्चीमिया। ये लाइन ध्यान रखना है, ये हमेशा आ सकता है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना है कि इन्फार्क्ट किसको बोलते हैं। तो इन्फार्क्ट होता है एरिया ऑफ नेक्रोसिस कॉज्ड बाय इस्चीमिया। ओके, इस्चीमिया क्या हो गया, इस्चीमिया हो गया डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। अब देखो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में और क्या हो रहा है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में मेनली अकर्स इन ऑल सॉलिड ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑल सॉलिड ऑर्गन में होता है एक्सेप्ट ब्रेन को छोड़कर। तो सॉलिड ऑर्गन में क्या क्या हो सकता है, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, लीवर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कोगुलेटिव नेक्रोसिस का, तो बर्न्स के केस में हो जाता है,
सेल का कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक तरीका का ड्राई गैंग्रीन होता है, मतलब गैंग्रेनस नेक्रोसिस का ही पार्ट टाइप होता है। एक ड्राई गैंग्रीन होता है, एक वेट गैंग्रीन बोलते हैं। तो ड्राई गैंग्रीन जो होता है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का टाइप हो जाता है। फिर तीसरा हमको दिखता है ये ज़ेंकर्स डीजनरेशन में। तो ज़ेंकर्स डीजनरेशन किस में देखा जाता है? टाइफाइड में देखा जाता है। वो अफेक्ट करता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स एंड स्केलेटल मसल को। तो ध्यान रखना है ज़ेंकर्स डीजनरेशन ड्राई गैंग्रीन में और बर्न्स में। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये डायग्राम रॉबिन्स का है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या हुआ? ए वेज शेप्ड किडनी इनफार्क्ट दिखा रहा है। ये नॉर्मल किडनी का था, तो यहाँ पे एक वेज शेप्ड किडनी इनफार्क्ट दिखाया, जो येलो पोर्शन है, विद प्रिजर्वेशन ऑफ आउटलाइन। तो आउटलाइन दिख रहा है, आउटलाइन प्रिजर्व भी है। अब बी में दिखाया गया माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द एज ऑफ द इनफार्क्ट विद नॉर्मल किडनी। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया इनफार्क्ट का इन नॉर्मल किडनी में। और ये जो रीजन है ये दिखाया गया जहाँ पर नेक्रोटिक सेल्स इनफार्क्ट में, मतलब नेक्रोटिक सेल किडनी के जो रीजन में नेक्रोटिक सेल ग्रो कर गए, उस रीजन का ये कौन सा व्यू है? माइक्रोस्कोपिक व्यू है। और ये नॉर्मल व्यू था। और नेक्रोटिक सेल में क्या होता है? नेक्रोटिक सेल प्रिजर्व्ड आउटलाइन शो करता है कोगुलेटिव में, विद लॉस ऑफ न्यूक्लियाई एंड इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट इज प्रेजेंट, जो इस डायग्राम में नहीं आप बता पाएंगे। अब देखो कोगुलेटिव के बाद आते हैं किस पे? लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। तो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस ये देखा जाता है फोकल बैक्टीरियल एंड ओकेजनली इन फंगल इन्फेक्शन में। तो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन में मेनली सीन होता है। और क्या हो सकता है? हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेल्स विद इन द CNS ऑफन इवोक्स लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो CNS के केस में जब हाइपोक्सिक डेथ होता है सेल का, हाइपोक्सिक यानी लो O2 सप्लाई के कारण अगर डेथ हो रहा है CNS में, तो वो क्या इवोक करवा देता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेल का आउटलाइन प्रिजर्व नहीं रहता है। और क्या हो रहा है? द डेड सेल्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, ट्रांसफॉर्मिंग द टिश्यू इनटू अ विस्कस लिक्विड। जो डेड सेल हुआ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का, वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया और टिश्यू को एक विस्कस लिक्विड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब क्या है? इफ द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो ये तो आप जाने ही कि नेक्रोसिस जब भी होता है तो वो इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है। इन्फ्लामेशन क्यों कॉज करवाता है? तो वो डेब्रिस को क्लीन करने के लिए। तो इन्फ्लामेशन भी दो टाइप का होता है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो अगर प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में, एक्यूट इन्फ्लामेशन के थ्रू हो रहा है। एक्यूट इन्फ्लामेशन किस केस में होता है? मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो अगर इफ द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन एज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द मटेरियल इज क्रीमी येलो एंड इज कॉल्ड पस। लिक्विफेक्टिव में जा नहीं रहे हैं, लिक्विड मेनली लिक्विड टाइप का ही कुछ हमको दिखेगा। तो पस हम जानते हैं जो घाव पे हम लोग को दिखता है पीला पीला टाइप का, तो क्रीमी येलो अपीयरेंस करवाता है, उसी को पस बोल रहे हैं। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का वो सब टाइप का भी दिखता है। और देखो लिक्विड बोले थे ना, गैंग्रीन दो टाइप का, एक ड्राई गैंग्रीन और एक वेट गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन जब भी बोले तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। और वेट गैंग्रीन किस में आ जाएगा? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ वेट गैंग्रीन। ओके, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो ब्रेन में, एप्सेस में और फंगल इन्फेक्शन में। तो ये डायग्राम हो गया रॉबिन्स से लिया। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस एंड इन्फार्क्ट इन द ब्रेन। ब्रेन में दिखाया गया है इन्फार्क्ट वाला टिश्यू वाला इन्फार्क्ट वाला रीजन ब्रेन में, जो क्या करवा है? डिसोल्यूशन ऑफ टिश्यू करवा दिया है, यहाँ दिख रहा है।
ये हो गया लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब गैंग्रेनस नेक्रोसिस में क्या होता है? तो गैंग्रेनस नेक्रोसिस में यूजुअली रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ अ लिम्ब। और कंडीशन लिम्ब भी किसका? तो जनरली लोअर लेग का ही बोला जाता है, मतलब लोअर लिम्ब भी। डेट हैज़ लॉस्ट इट्स ब्लड सप्लाई। तो क्या हो रहा है गैंग्रेनस नेक्रोसिस में? कंडीशन बता रहा है लिम्ब का जिसमें जो अपना ब्लड सप्लाई लॉस्ट कर गया है और अंडरगो किस में गया है? हैज़ अंडरगोन कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल टिश्यू लेयर। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जब जाता है इन्वॉल्विंग मल्टीपल टिश्यू लेयर इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस, देन ये ड्राई गैंग्रीन का एग्जांपल, ये ड्राई गैंग्रीन हुआ। रिफर्स कंडीशन ऑफ लिम्ब ब्लड सप्लाई लॉस्ट किया, अंडरगो किस में गया? कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल टिश्यू लेयर। ये किस चीज़ का एग्जांपल हुआ? ये ड्राई गैंग्रीन में हुआ। ठीक, अब वही गैंग्रेनस नेक्रोसिस में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो गया, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर इस पर आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करवाता है, तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है किस में? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में। तो इसी को वेट गैंग्रीन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें बस ये दोनों लाइन याद रखना है। यहाँ इसके बाद ये चीज़ ऐड कर लेना, ड्राई गैंग्रीन। हाँ, यहाँ तो वेट गैंग्रीन एग्जाम्पल में इसमें लोअर लिम्ब में दिखता है गैंग्रेनस नेक्रोसिस। तो यहाँ दिख रहा है ना, ये लोअर लिम्ब का इतना जो पोर्शन दिख रहा है ब्लैक वाला पोर्शन, ये टोटल का टोटल इन्फाक्ट हो गया है, टोटल का टोटल ये नेक्रोसिस हो गया है, ये टोटल गैंग्रेनस टिश्यू है, ये टोटल अब फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है। गैंग्रेनस नेक्रोसिस इतना। अब देखते हैं कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस में मोस्ट ऑफन इनकाउंटर्ड इन फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। ये लाइन याद रखना है कि कैसियस नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली किस में इनकाउंटर करते हैं? तो फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन जब भी होता है तब हम कैसियस नेक्रोसिस को सोच सकते हैं। कैसियस का मतलब क्या हुआ? कैसियस मीन्स चीज लाइक। चीज कैसा दिखता है? चीज येलो दिखता है, येलो से अपीयरेंस। तो कैसियस मीन्स चीज लाइक। येलो वाइट अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ नेक्रोसिस ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग को मेनली कैसियस नेक्रोसिस में कैसा दिखता है? तो येलो वाइट अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ नेक्रोसिस। और इसमें भी टिश्यू आर्किटेक्चर जो रहता है वो कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड सेल्यूलर आउटलाइन वी कैन नॉट बी डिसर्न्ड। ओके, इसमें कैसियस नेक्रोसिस का एग्जांपल ये ट्यूबरकुलोसिस अभी पढ़े थे। ट्यूबरकुलोसिस में तो ट्यूबरकुलोसिस में भी क्या दिखाता है? शो करता है कैसे? कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास। तो ग्रेन्युलोमास के बारे में आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। बस अभी ध्यान रखना है ट्यूबरकुलोसिस में भी किस में दिखाता है? शोज कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास। और सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन में। फंगल इन्फेक्शन में जैसे कि एक तो हो गया हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड दूसरा कोकिडोमाइकोसिस, बस याद रखना। कैसियस नेक्रोसिस ये रॉबिन से लिया हुआ डायग्राम। कैसियस नेक्रोसिस में क्या हुआ? ये लंग का पोर्शन था, लंग का पोर्शन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग विद अ लार्ज एरिया ऑफ कैसियस नेक्रोसिस कंटेनिंग येलो वाइट चीजी डेब्रिस। तो इसमें येलो वाइट चीजी डेब्रिस, वाइट अपीयरेंस, येलो अपीयरेंस, यही हो गया कैसियस नेक्रोसिस। अब देख रहे हैं फैट नेक्रोसिस। तो फैट नेक्रोसिस में क्या हो रहा है? तो फैट नेक्रोसिस में खुद दिख रहा है कि क्या है कि फैट है। तो फैट में क्या होगा? तो फैट नेक्रोसिस में रिफर्स टू फोकल एरिया जो फैट डिस्ट्रक्शन। तो मेनली फैट का डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा इसमें। जहाँ जहाँ भी फैट रहता है बॉडी में, मेनली कहाँ कहाँ फैट प्रेजेंट है? एक तो हो जाएगा ब्रेस्ट वाले में, मतलब बस ब्रेस्ट में नहीं है, ब्रेस्ट टिश्यू में हो सकता है, फिर ये एब्डोमेन रीजन में डिपॉजिट होता है, पेनक्रियाज पे हो सकता है, लीवर पे हो सकता है, बहुत सारे जगह पे हो सकता है।
तो फैट नेक्रोसिस में रिफर्स टू फोकल एरिया, तो फैट डिस्ट्रक्शन, फैट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज इनटू द सब्सटेंस ऑफ पेनक्रियाज। लाइन समझना। टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज के किस चीज़ में हेल्प करता है, वो ब्रेक डाउन ऑफ फैट में। तो रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज है तो रिलीज पेनक्रियाज से ही हो रहा होगा। तो रिलीज हुआ एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज इनटू द सब्सटेंस ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में रिलीज हुआ पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो ये दोनों के रिलीज होने के कारण पेनक्रियाटिक लाइपेज जब रिलीज हुआ पेनक्रियाज में एंड पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो फैट का डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा करवाया और ज़्यादा बढ़ा दिया फैट का डिस्ट्रक्शन। और क्या हुआ, अकर्स इन एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। तो डिजीज़ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में फैट नेक्रोसिस देखते हैं। दिखता कैसा है हमको, उसको ग्रॉस एग्जामिनेशन हम कैसे देख लेंगे, ग्रॉस एग्जामिनेशन में हम कैसे पता करेंगे कि फैट नेक्रोसिस है, कैसियस है या कोगुलेटिव लिक्विड क्या है। तो वो ग्रॉस विजिबल चौकी, ग्रॉसी जो ग्रॉसी देखा जा मतलब ग्रॉसली देखते हैं कैसा अपीयरेंस होता है, विजिबल चौकी वाइट एरिया दिखता है। तो मेनली फैट का सेपोनिफिकेशन जब हो जाता है ना तब वैसा अपीयरेंस दिखता है, विजिबल चौकी वाइट एरिया फैट सेपोनिफिकेशन में। और जो फैट नेक्रोसिस होता है वो दो टाइप से हो सकता है, एक कैन बी इंजाइमेटिक या ट्रॉमेटिक। इंजाइमेटिक का मतलब हो गया कि इंजाइम के कारण हो सकता है, या ट्रॉमा के कारण होगा दूसरा ट्रॉमेटिक में। तो फैट नेक्रोसिस में क्या होगा, फैट नेक्रोसिस में इंजाइमेटिक में सीन होता है मोमेंटम में, पेनक्रियाज में, मेजेंट्री में, ट्रॉमेटिक सीन इन ब्रेस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा फैट नेक्रोसिस का, अभी पढ़े थे ये, मतलब पेनक्रियाज का ही हो रहा था। तो मेनली जब भी पेनक्रियाज कहीं पे आए तो मेनली ध्यान देना है फैट नेक्रोसिस हो सकता है। तो पेनक्रिएटाइटिस में क्या होगा, लाइपेज का रिलीज हुआ एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज, वो क्या करवाया, रिलीज ऑफ फैटी एसिड करवाया, वो कांटेक्ट किया कैल्शियम से और क्या करवा दिया, फैट सेपोनिफिकेशन करवाया, जिसके कारण अपीयरेंस मेरा चौकी वाइट डिपॉजिट हो गया। ओके, यहाँ दिख रहा है रॉबिन से डायग्राम लिया हुआ। फैट नेक्रोसिस एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस डिजीज में फैट का नेक्रोसिस हुआ। तो एरियाज ऑफ वाइट चौकी डिपॉजिट रिप्रेजेंट फोकी ऑफ फैट, ये जो वाइट डिपॉजिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट फोकी ऑफ फैट नेक्रोसिस विद कैल्शियम सॉप फॉर्मेशन सेपोनिफिकेशन, इसी को बोल रहा है। एट साइट ऑफ लिपिड ब्रेक डाउन इन द मेजेंट्री, मेजेंट्री में दिखाया जा रहा है इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। तो ये हो गया मेरा फैट नेक्रोसिस। अब लास्टली आ जाता है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो हर नाम का अपना अपना मीनिंग है। तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस किस में हो रहा है, यूजुअली अकर्स इन इम्यून रिएक्शन। तो इम्यून रिएक्शन जहाँ भी देखो तो ध्यान रखना कि फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो सकता है। तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस यूजुअली अकर्स हो रहा है इम्यून रिएक्शन में, इन विच कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी आर डिपोजिटेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों का कॉम्प्लेक्स जो हुआ ना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वो डिपॉजिट कहाँ हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल हुआ ना, ब्लड वेसल्स के वॉल पे डिपॉजिट हो जाना एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। और वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स हुआ इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं इम्यून कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ है तो वही इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी जिसको बोल रहे हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स आर डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के वॉल में डिपॉजिट हो गया। और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या है, मे ऑल्सो अकर इन सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन में भी किस में, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपरटेंशन में फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस को देखा गया। तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हुआ, शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स हुआ। इम्यून कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, उसी को इम्यून कॉम्प्लेक्स बोले। वो कहाँ डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिटेड इन वेसल वॉल। वेसल वॉल में जब डिपॉजिट हुआ तो वो अपीयरेंस कैसा देने लगा, फाइब्रिन लाइक अपीयरेंस।
जिसके कारण नाम रखा गया फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखा गया, तो मेनली देखा गया पोली आर्थराइटिस नोडोसा, ध्यान रखना आर्थराइटिस नहीं है, आर्टीराइटिस, आर्टीराइटिस नोडोसा, पोली आर्टीराइटिस नोडोसा, जिसको दूसरा नाम है वेस्कुलाइटिस। और क्या कहाँ देखा गया, एस्कोप नोड्यूल्स में, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है उसमें देखा जाता है। फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। ये देखो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस में, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस इन एन आर्टरी, तो आर्टरी में यहाँ ये जो रेडिश अपीयरेंस पूरा ये आरबीसी है, डिपॉजिट पूरा। फिर ये वेसल वाल हो गया जो आउटलाइन दिख रहा है। तो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस हुआ in an artery in a patient with polyarteritis nodosa. The wall of artery shows a circumferential bright pink area of necrosis with protein deposition and inflammation. तो यहाँ उतना क्लियर तो नहीं पता चल रहा है, पर ये सब जो डिपोजिशन है ना, ये वॉल पे ही डिपोजिशन हुआ है, तो इसी को बोल रहे हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो ये टाइप ऑफ नेक्रोसिस यहाँ ख़त्म होता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट जो नेक्रोसिस में और ज़रूरी है वो देख लेते हैं। तो जो लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स हुआ थ्रू डैमेज्ड सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन जो डैमेज हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, लीकेज हुआ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन का, तो वो कहाँ आएगा, सर्कुलेशन में आएगा। तो सर्कुलेशन में डिटेक्ट करता है टिश्यू स्पेसिफिक नेक्रोसिस। तो जब सर्कुलेशन में कोई भी सब्सटेंस आया तो हम उससे ये तो पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आया, कौन सा वो नेक्रोसिस से एसोसिएटेड होगा, तो वही डिटेक्ट करता है टिश्यू स्पेसिफिक नेक्रोसिस। तो किसके मदद से सर्कुलेशन में, किस में, ब्लड में आएगा, और मेनली सीरम सैंपल देखा जाता है। ब्लड और सीरम सैंपल की मदद से हम पता लगाते हैं किस टाइप का नेक्रोसिस है, किस टाइप का टिश्यू स्पेसिफिक नेक्रोसिस है। 6 टाइप का पढ़े ना अभी, कौन कौन सा डिवाइस करते हैं, कोगुलेटिव, दूसरा एक मिनट, कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, LIQUFACT, गैंग्रीन, चौथा फैट, चौथा कैसियस था, पांचवा फैट, छठा फाइब्रिनोइड। ये समझ के डिटेक्ट कहाँ से करेंगे, ब्लड और सीरम सैंपल से। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, कार्डियक मसल जो होता है उससे हमको एंजाइम निकलता है क्रेटिन काइनेज और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ट्रोपोनिन। तो अगर ये हमको मिल रहा है सर्कुलेशन में तो हम समझ जाएंगे कार्डियक मसल से एसोसिएटेड नेक्रोसिस है। या हिपेटिक बाइल डक्ट एपिथेलियम से हमको एंजाइम मिलता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमको सर्कुलेशन में मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे हिपेटिक से एसोसिएटेड है। और ये हिपेटोसाइट्स से रिलीज होता है, मतलब हिपेटिक बाइल डक्ट के एपिथेलियम से अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हिपेटोसाइट वही लीवर के सेल से। तो हिपेटोसाइट्स में कौन सा रिलीज होता है एंजाइम, ट्रांसअमाइनेज। तो यही सब सारा पॉइंट था। एक बार सही से ये पहला पेज था, दूसरा नेक्रोसिस में ये समझ गए, ये समझे, क्लियर दिख रहा होगा। नोट्स का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ये सारा नोट्स यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत सही है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखोगे तो सही रहेगा। ये डायग्राम नहीं बनाने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में, वो तो समझाने के लिए रखा बताते हैं। लिक्विफैक्टिव में ये हो गया।
गैंग्रेनस में कैसियस फैट नेक्रोसिस फाइब्रिन वाइट लास्ट। थैंक यू। प्लीज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।